हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और मैं कीर्ति वर्मा आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने लगभग 50% कवर कर लिया है और अब हम आगे चलने वाले हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपको एक करेक्शन कराना चाहती हूँ। जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कराया था, वहाँ पर मैंने आपको जब सेकेंड टाइप सेक्राइड्स पढ़ाए थे, ओलिगोसेक्राइड में जब हमने फर्दर क्लासीफाइड किया था तो हमारा आया था ट्राइसेक्राइड, एक आया था आपका ट्राइसेक्राइड्स, यानी कि वो सेक्राइड्स या वो कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद 3 हमें क्या देंगे, मोनोसेक्राइड्स की यूनिट देंगे, उन्हें हम बोलते हैं ट्राइसेक्राइड्स। ठीक है, जिसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। क्या दिया था? रेफिनोज। ठीक है, रेफिनोज दिया था। इसका फॉर्मूला होता है C18H32O16, यही होता है। ठीक है, ये होता है आपका रेफिनोज। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या मिलेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मैंने आपको तीनों ही ग्लूकोज लिखवा दिए थे बाय मिस्टेक, बट ये गलत है। तीनों ग्लूकोज नहीं होते हैं, एक होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है आपका फ्रक्टोज और एक होता है आपका गैलेक्टोज। ठीक है, और आपको मैंने बताया भी था कि तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने वो तीनों ही ग्लूकोज लिखवा दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है, एक फ्रक्टोज का, एक गैलेक्टोज का, और तीनों ही क्या है, ये मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? ठीक है, पहले ये वाला एक बार करेक्शन कर लीजिए। आप सभी ने कर लिया होगा। अब हमारा टॉपिक म्यूटा रोटेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा मैकेनिज्म ऑफ एपिमराइजेशन तो रह ही गया। एपिमर्स और एपिमराइजेशन हम पढ़ चुके थे। हम अब देख लेते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एपिमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ एपिमराइजेशन। ठीक है, अब इसका एपिमराइजेशन का मैकेनिज्म देखेंगे तो मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि जो ग्लूकोज है किसमें, मैनोज में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज वाला एग्जांपल दिया था। ये क्या थे, एपिमर्स थे, और इनका एक दूसरे में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को कहते हैं एपिमराइजेशन। देखो कैसे होता है कन्वर्ट। पहले अपना ग्लूकोज लेंगे, ये आपका डी ग्लूकोज। ठीक है, तो जब डी ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है Br2 प्लस वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर से जब इसको ऑक्सीडाइज्ड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है डी ग्लूकोनिक एसिड या डी एल्डोनिक एसिड में। ठीक है, एल्डोनिक एसिड भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये ग्रुप आ जाएगा, बाकी आपका जो है ये एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका H। ये है आपका डी ग्लूकोनिक एसिड, या इसी को क्या बोल देते हैं, एल्डोनिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसमें करेंगे, एक्वस पाइरिडीन में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी मैनोनिक एसिड में। अब वो क्या होता है, वो डी मैनोनिक एसिड क्या है, इसी का ही आइसोमर्स है। ठीक है,
C2 एपिमर्स भी बोलेंगे, उसे कैसे देखो अभी समझाती हूँ। फिर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में अलग होंगे, ठीक है, दोनों का मिक्सचर मिलेगा हमें इसमें। पूरा यही लिख दो, ठीक है। ठीक है, बस क्या चेंज होगा, जो सेकंड कार्बन है इसमें OH आ रहा है आपका राइट साइड में, और इधर हम लोग कहाँ लगाएंगे OH, लेफ्ट साइड में। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। सेकंड कार्बन पे क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के C2 एपिमर्स भी बोल सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। अब इसका नेम क्या है, डी मैनोनिक एसिड, डी मैनोनिक एसिड। अब क्या होगा, ये जब डी मैनोनिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है हीट होके आगे किस में कन्वर्ट होएगा, ये डी लैक्टोन में, ठीक है, मैनो लैक्टोन में, ठीक है। कैसे लैक्टोन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अब डी मैनो लैक्टोन में देखो, यहाँ पे समझ लो, फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आप इसको COOH को खोल दो तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, चलो यहीं पे कर देती हूँ, मार्कर भी नहीं, चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लो, चलो कोई बात नहीं, अभी समझाती हूँ इसको। फिर हम डायरेक्ट वही वाला लिखेंगे। ये पहले ये वाला नोट डाउन कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब देखो ये वाला तो ऐसे ही रख दो, इस वाले कार्बन पे देखो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके पास, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे कार्बन जो है, इस ऑक्सीजन जो है इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी साइक्लिक फॉर्म में, यहाँ पे तो मैं शो नहीं करूँगी, ये यहाँ से इस तरह से O से जुड़ जाएगा, साइक्लिक फॉर्म जो आपने देखी भी थी, ठीक है। इसे बोलते हैं डी मैनो लैक्टोज। मैं अभी डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, डी मैनो लैक्टोन, ठीक है। यहाँ पे एक H और आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका OH H, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज, H नहीं जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा आपका O, ठीक है। ये है आपका डी मैनो लैक्टोन। अब आपको ये समझ भी आ गया होगा इसका डिफरेंस और कैसे बनाया हमने, ठीक है। इस पे से जो हमारा वो था बॉन्ड टूट गया और ये इससे O से जुड़ गया, इसकी वैलेंसी देख लो 4 है, ठीक है, पूरा बिल्कुल ठीक बनाया, डी मैनो लैक्टोन होगा। अब फर्दर क्या करेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, सोडियम और Hg रिडक्शन हो जाएगा इसका, और रिड्यूस्ड होके क्या बना लेगा आपका डी मैनोज, क्या बनाएगा आपका डी मैनोज, ठीक है। यही तो हमें चाहिए था, एपिमराइजेशन प्रोसेस। ये है आपका वही, ठीक है, एल्डोज ग्रुप वापस आ गया इसमें, रिडक्शन के बाद एल्डोज ग्रुप भी आ गया, और से सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन C2 पे चेंज हुआ है। यही आपका था डी मैनोज, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमारा क्या था, एपिमराइजेशन, डी ग्लूकोज
और डीमेनोज क्या थे एक दूसरे के, C2 एपिमर्स थे, यानी कि सेकंड कार्बन पे इनका कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा था, तो ये दोनों C2 एपिमर्स थे। और इनका एपिमर्स में हमने पढ़ लिया था एग्जाम्पल। और एपिमराइजेशन क्या होता है, दोनों का एक दूसरे में कन्वर्ट होना, ये होगा एपिमराइजेशन। और अब हमने इसका मैकेनिज्म भी देख लिया है कि कैसे डी ग्लूकोज डीमेनोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, म्यूटा रोटेशन। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है आपको नहीं पता, तो इसको समझने के लिए पहले तो पीपीएल समझ लीजिए। ये होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये होता है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सब लोग जानते हैं इसे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, यानी कि पीपीएल होता क्या है। ठीक है, पीपीएल यही होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यानी कि नॉर्मल लाइट को जब हम प्रिज्म से पास आउट करा देते हैं तो वो क्या होता है, क्या बन जाती है, यूनिडायरेक्शनल बन जाती है, यूनिडायरेक्शनल बन जाती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब वर्ड आता है एक ऑप्टिकली एक्टिव। अब वर्ड आता है एक ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो कंपाउंड जो भी क्या करेंगे, पीपीएल को रोटेट कर देते हैं किसी भी एंगल से। बात रोटेशन की हो रही है, वो कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट कर देते हैं वो होंगे हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, उन्हें बोल देते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये हो गई हमारी पीपीएल की और ऑप्टिकली एक्टिव की बात। ठीक है, अब ये बात क्यों की है, ये बात की म्यूटा रोटेशन को समझने के लिए। अब आपको जब मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाई थी किसकी, ग्लूकोज की बना लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ठीक है, ये है आपका ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन चैन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब इससे हमने बनाया था क्या, अल्फा फॉर्म, तो आपको याद होगा क्या बना था अल्फा फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपका CH2OH था ही। ठीक है, यहाँ पे आपका HOH, ये क्या था आपका CH, ये अभी बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से ये वाला ग्रुप हट जाएगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा इससे। ये थी आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखूंगी, ये थी आपकी अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपका था अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। क्यों था ये अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, OH ग्रुप राइट साइड आ रहा है। ठीक है, इसमें OH ग्रुप कहाँ आ रहा है, राइट साइड पे। ठीक है, ये था आपका अल्फा डी ग्लूकोज। इसी तरह हमने बीटा फॉर्म भी बनाई थी इसकी। ठीक है, कैसे बनाई थी, इसमें हमने OH ग्रुप इधर लगा दिया था, बस इतनी सी बात है। बाकी बॉन्डिंग तो होगी इसमें भी। इससे ये जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे ही होगा ना, OH नहीं इस पे आएगा, OH गड़बड़ करती, H OH एंड H। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा HOH
एंड एच। ठीक है, ये थी आपकी किसकी स्ट्रक्चर, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब आपको पता था कि क्या है इसमें, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का ही तो अंतर था, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा था, इसका OH इधर आ रहा था और इसका OH राइट साइड पे आ रहा था, सिर्फ इतना सा ही अंतर था, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का ही अंतर था बस इसमें। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, क्या बताया था, एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर्स ही तो है, डिफरेंट फॉर्म वो बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि अल्फा ग्लूकोज जो है वो बीटा ग्लूकोज में और बीटा ग्लूकोज आपके अल्फा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपका अल्फा जो फॉर्म है वो बीटा में और बीटा जो फॉर्म है वो अल्फा में चेंज हो सकती है। ठीक है, क्या है वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में, यानी कि अल्फा फॉर्म बीटा में और बीटा फॉर्म अल्फा में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब इनके कन्वर्ट होने की वजह से ही ये, क्योंकि कन्वर्ट होते रहते हैं तो ये इक्विलिब्रियम इनके बीच स्टेब्लिश्ड हो जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बन जाती है इनके बीच में। अब इक्विलिब्रियम तो बन गई, चलो ये बात तो अलग हो गई। अब एक बात आती है कि म्यूटा रोटेशन क्या है। ठीक है, अब उसी को यहाँ से रिलेट करेंगे। देखो, इस अल्फा डी ग्लूकोज का बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, और कब तक कन्वर्ट होना, जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, इसे ही क्या बोलते हैं हम, म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। अल्फा ग्लूकोज का या अल्फा फॉर्म का बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होना, और वो भी तब तक होते रहना तब तक कि उनके बीच में जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड ना हो जाए, इसे ही बोलते हैं हम म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अब म्यूटा रोटेशन तो हो गया हमारा। ठीक है, अब बात आई ऑप्टिकली एक्टिव वाली। अब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों है ये दोनों, अल्फा भी और बीटा भी दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि क्या करते हैं, पीपीएल को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, अब रोटेट कैसे करते हैं, कितने एंगल से करते हैं वो देखेंगे, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए, आगे फिर समझते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको समझ तो आ गया, वही लिखना है कि स्पेसिफिक रोटेशन the specific rotation between alpha D glucose and beta D glucose, alpha D glucose and beta D glucose changes with time to reach equilibrium is known as म्यूटा रोटेशन। यानी कि डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच रोटेशन कब तक होता रहेगा, तब तक कि वो इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, देखो अब अगर आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, अगर आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है तो वो क्या करता है, जब उसमें से हम पीपीएल पास आउट कराते हैं, जब हम उसमें से पीपीएल, यानी कि अभी आपको समझा दिया है, पीपीएल जब हम पास आउट कराते हैं तो ये क्या करता है, पीपीएल को रोटेट करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव है। अब पीपीएल को रोटेट तो करेगा, लेकिन कितने एंगल से करेगा। ठीक है, पीपीएल ये है आपका। ठीक है, तो इसको रोटेट कितने एंगल से करेगा, ये
अल्फा डी ग्लूकोज की बात चल रही है तो रोटेट करेगा 113 डिग्री से, ठीक है। अब अगर बात करें हम बीटा डी ग्लूकोज की, अगर बात करें हम बीटा डी ग्लूकोज की, तो यहाँ पर देखो जब इससे हम पीपीएल पास आउट कराते हैं तो ये रोटेट करेगा, उस पीपीएल को रोटेट करेगा कितने एंगल से, 19.7 डिग्री से, ठीक है। कितने एंगल से रोटेट करा, अल्फा डी ग्लूकोज तो करेगा 113 डिग्री से और बीटा डी ग्लूकोज करेगा रोटेट 19.7 डिग्री से, ठीक है। और अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच जब इक्विलिब्रियम बन चुकी है, उसके बाद अगर हम पीपीएल इसमें डालें तो पीपीएल को ये कितने एंगल से रोटेट करेंगे, +52.7 डिग्री से, ठीक है, लगभग है, ठीक है, +52.7 डिग्री से रोटेट करेगा, ठीक है। अब अगर अल्फ़ा एंड बीटा एक साथ हो आपके पास और उन दोनों में क्या हो, जो है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो रही हो, अभी होने वाली हो, ठीक है। मतलब मानो कि अल्फ़ा जो था बीटा में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, बीटा में थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ये अराउंड 80 मान लो और ये 20% हुआ है, तो क्या होगा, तब क्या होगा अगर हम इसमें पीपीएल पास आउट कराएं, तो अब देखो ये तो इसको रोटेट करेगा ना 113 से और ये रोटेट करेगा 19.7 से, ठीक है। अब क्योंकि 80% तो 113 से रोटेट करना चाह रहे हैं और 20% करेंगे इससे रोटेट, तो रोटेशन कहीं इसके पास आएगा, इसके एग्जैक्ट नहीं होगा, इससे थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, इसको रेस्ट्रिक्शन मान सकते हैं एक तरह से। ये इसको इतने से रोटेट कराना चाह रहे हैं लेकिन ये इसको रोकेंगे, ये इतने से कराएंगे, तो ये कहीं इससे कम आएगी 113 से, लेकिन नियरेस्ट किसकी होगी, खुद ही सोचो, ज़्यादा फोर्स किसकी तरफ लगेगा, फिर भी ज़्यादा संख्या किसकी तरफ है, ये 80% रख रहा है अपने आप में, तो ज़्यादा जो ये डिजिट इसकी है, तो नियरेस्ट जो वैल्यू आएगी वो नियरेस्ट वैल्यू होगी 113 के ही, ठीक है। और अगर इसको रिवर्स कर दूं मैं, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया, अगर मैंने इसको बोल दिया 20% और इसको बोल दिया 80%, अब क्या होगा, अब जो वैल्यू लाई करेगी वो इसके नियरेस्ट होगी, ठीक है, नियरेस्ट 19.7 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा यही कर रहे हैं रोटेट, ठीक है। तो ये था आपका म्यूटर रोटेशन, ठीक है। अगर आपका जो सॉल्यूशन है, यानी कि अगर इनको सॉल्यूशन फॉर्म में डालेंगे, इसमें वाटर ऐड कराएंगे, डी ग्लूकोज में हमने वाटर ऐड करा दिया, तो हमारा जो रोटेशन आएगा वो 52 पे आएगा, बीटा पे भी 52 में और इक्विलिब्रियम में भी 52 पर ही आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। और आज की क्लास में इतना ही, आगे हम कल स्टडी करेंगे म्यूटर रोटेशन के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और बाकी की जो चीज़ें इस चैप्टर की कुछ बची हुई हैं वो भी अब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।